भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। यूक्रेन पर जिस तूफानी रफ्तार से रूस के हवाई हमले हो रहे हैं, उन्हें देखकर यह लग रहा है कि पुतिन इस जंग का फैसला बहुत जल्द से जल्द करना चाहते हैं। और दावा यह है कि अमेरिका से पहले रूस परमाणु धमाके कर सकता है। और लगभग 7 दिन पहले ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण करने वाला है। लेकिन पुतिन ने ट्रंप के ठीक उलट अपनी परमाणु फोर्स को एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए अब तैयार रहने कह दिया है। पूर्वी यूक्रेन के उड़े चीथड़े, 5000 हमलों से कोहराम। पुतिन ने पिछले 21 दिन में दिखा दिया कि वो यूक्रेन में जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक वो यूक्रेन पर तूफानी हमले करते रहेंगे। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले कर रही है। हैरानी की बात तो ये है कि रूस ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसने पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जबकि दूसरे मोर्चे पर रूस की परमाणु तैयारियों ने अमेरिका, नेटो और यूरोप को मजबूर कर दिया है, या तो रूस से सीधी जंग करो, वरना यूक्रेन पर रूस की हर शर्त को मानो। आप पुतिन की पावर का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रंप कभी पुतिन और रूस को कागजी शेर कहकर चुनौती दे रहे थे, वो ट्रंप अब पुतिन की परमाणु फोर्स की पावर देखकर दोबारा पुतिन से बातचीत की गुहार लगा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो बात ट्रंप को 10 महीने में समझ नहीं आई, उस बात को पुतिन ने ट्रंप को 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025 के बीच ही समझा दिया। पुतिन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्निक और परमाणु हमला करने में सक्षम पोसाइडन टॉर्पीडो, या यूं कहें कि समुद्री ड्रोन ने ट्रंप समेत नेटो के सभी 32 देशों को दिखा दिया कि अगर जरा भी रूस की घेराबंदी की कोशिश हुई तो रूस परमाणु धमाके करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? हम शुरुआत करते हैं पूर्वी यूक्रेन पर रूस के उन हवाई हमलों से, जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चीखें निकाल कर रख दी है। पांच 500 हवाई हमलों से थर्राया यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने मांगी टॉम हॉक। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। लगभग 21 महीने से पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में और कुपियांस्क शहरों पर रूसी सेना कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन वॉर जोन से आई हालिया रिपोर्ट से साफ हो गया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और कुपियांस्क शहरों में घिरे यूक्रेनी सैनिकों को अब सरेंडर करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है।
अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 11,000 यूक्रेनी सैनिकों को पोक्रोवस्क और कुपियांस्क के चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर जोन से कुछ रूसी रिपोर्ट्स ने दावा किया कि 300 की संख्या में रूसी सैनिकों ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क में हमले शुरू किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक के दर्जनों मोर्चे कमजोर हो चुके हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना ने रूसी घेरा तोड़ने के लिए एक स्पेशल लड़ाकू हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना के 11 स्पेशल कमांडो को भेजा था, लेकिन आखिरी वक्त में रूस की खुफिया इनपुट के आधार पर यूक्रेन के 11 स्पेशल कमांडो को रूसी सेना ने ड्रोन हमले में मार डाला। इस रूसी हमले में लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सवार सभी स्पेशल कमांडो और यूक्रेन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि रूस इस वक्त पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को धीमी मौत मार रहा है। खबर तो ये भी है कि रूसी सेना ने सर्दियों को ही यूक्रेन के खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे की आड़ में रूसी सेना दनादन यूक्रेनी सेना पर हमले कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पोक्रोवस्क और कुपियांस्क पर और दबाव बनाने के लिए पूरे यूक्रेन पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर किए गए ड्रोन हमलों का जवाब बताया है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की हथियार उत्पादन इकाइयों, गैस और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर उच्च सटीक हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर और कठोर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने केवल एक रात में 450 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी है। यूक्रेनी वायुसेना ने इसमें से अधिकांश को मार गिराने का दावा किया, लेकिन 25 ठिकानों पर हुए हमले से यह साफ है कि युद्ध एक नए और विध्वंसक चरण में प्रवेश कर चुका है। हालांकि यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया कि रूस ने 450 से ज्यादा विस्फोटक बम वर्षक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी थी, जिनमें 9 मिसाइलें और 406 ड्रोन मार गिराए गए। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि रूसी हवाई हमलों की वजह से निप्रोपेट्रोव्स्क, चेरनीव, जापोरेजिया, ओडेसा और किरोवोहराद क्षेत्रों में बिजली कटौती हुई है, लेकिन बहाली का काम जारी है। इन हमलों में 12 से ज्यादा यूक्रेनी मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिकों की संख्या इससे अलग है। हम आपको ये भी बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजर पोक्रोवस्क पर काफी वक्त से लगी हुई थी। पिछले 21 महीने से पुतिन ने पोक्रोवस्क पर सैकड़ों हमले किए हैं, जिसकी वजह से 60,000 की आबादी वाले पोक्रोवस्क शहर में अब सिर्फ 1,500 यूक्रेनी बचे हैं, जिनमें आम नागरिकों की संख्या बेहद सीमित है। पोक्रोवस्क में 90% इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, विश्वविद्यालय तक बमबारी से तबाह हो चुके हैं। लेकिन रूस ने इस छोटे से शहर पर कब्जे के लिए करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। सवाल ऐसे में यह है कि आखिर इस वीरान शहर में ऐसा क्या है कि पुतिन इसे हर हाल में लेना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पोक्रोवस्क पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में एक अहम सड़क और रेल जंक्शन है। यही इलाका रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस की नजर पूरे डॉनबॉस क्षेत्र यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका है, उस पोक्रोवस्क को गेटवे टू डोनेस्क माना जाता है। अगर रूस इस शहर पर कब्जा कर लेता है तो वो आगे क्रीमाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे यूक्रेन के बड़े शहरों की ओर बढ़ सकता है। अगर रूस इसे जीत लेता है तो ये फरवरी 2024 में Авдіївка के बाद सबसे बड़ा सैन्य फायदा होगा। Балістики, щонайменше 25 балістичних ракет було. Також були аеробалістичні та крилаті ракети. Ще більш ніж 450 безпілотників різних типів. Дуже наглий. Багато в чому удар демонстративний. Тиску на Росію замало, і будь-які послаблення в уже існуючих форматах тиску тільки мотивують Путіна затягувати цю війну, завдавати більшої шкоди нашій країні, нашим людям. Слабкість реагування на російську наглість
самонаглість. यूक्रेन की डबल हार, रूस ने उड़ा दिए लेपर्ड टैंक। हाल के दिनों में यूक्रेन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ रूसी सैनिक हर दिन सैकड़ों यूक्रेनी सैनिकों को मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को मिले नेटो और यूरोप के हथियार भी तबाह होने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए गेम चेंजर माने जा रहे जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड टैंक के रूसी सेना ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। रूसी ड्रोन हमले से ध्वस्त हुआ लेपर्ड टैंक डॉनबॉस के कीचड़ भरी जमीन पर पड़ा हुआ है। ये रूसी हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन की सेना का एक काफिला आगे बढ़ रहा था। राष्ट्रपति जेलेंस्की की गेम चेंजर मशीन जर्मन लेपर्ड 2A6 टैंक अपनी चमकदार तोपों के साथ रूस पर हमला कर रही थी, लेकिन रूस ने अपने ड्रोन हमले से लेपर्ड टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। यूक्रेन को जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक रूसी निशाने पर पूरी तरह से आ चुके हैं। हम आपको लेपर्ड टैंक में बैठे यूक्रेनी कमांडर और उसके टैंक की तबाही की वो रिपोर्ट बता रहे हैं जो साबित करती है कि रूसी सेना के सामने जर्मनी के टैंक फुस साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के रहने वाले 28 साल के कैप्टन अलेक्जेंडर लेपर्ड टैंक के कैबिन में बैठा था। वह अपने रेडियो पर साथियों से बोला कि मैंने अपने लेपर्ड टैंक से रूसियों को पीछे धकेल दिया है। भारी कवच, 120 mm तोप और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टैंक रूसी सेना पर हमला कर रहा था। जेलेंस्की इसे गेम चेंजर टैंक कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक आसमान से रूसी ड्रोन लॉनेट ने टैंक की तरफ गहरा गोता लगाया और भयानक आवाज के साथ लेपर्ड टैंक के हैच पर सीधा हमला किया। रूसी ऑपरेटर सर्गेई इस ड्रोन को डोनेट्स्क के एक गुप्त बंकर से कंट्रोल कर रहे थे। सर्गेई ने ट्रिगर दबाया, निशाना लॉक किया और फिर कुछ फुसफुसाया और फिर इसके बाद पहला विस्फोट लेपर्ड के ट्रेड्स पर हुआ। इससे धातु के टुकड़े उड़ गए, टैंक कांपा, लेकिन अलेक्जेंडर ने आवाज दी, आगे बढ़ो। लेकिन तभी दूसरा ड्रोन आया और सीधा इंजन पर गिरा। विस्फोट की लपटें भड़की और ये टैंक टुकड़ों में बिखर गया। जोरदार धमाके से कुछ सेकंड में ही यूक्रेन को जर्मनी से मिला लेपर्ड 2A6 टैंक टुकड़े टुकड़े हो गया। यूक्रेन के इस टैंक की तबाही का लाइव वीडियो रूसी ड्रोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। Und zum anderen haben wir und bauen auf Kräfte, Streitkräfte, Truppe, Land, Luft, See, Cyberinformationsraum, Weltraum. Also alles Fähigkeiten, die wir bereits heute haben und die werden weiter verstärkt. Die werden weiter ausgerüstet, ausgestattet, aufgebaut und mit den Plänen dann in Deckung gebracht, sodass wir, sollte es zu dem Fall kommen, auch tatsächlich unser Land erfolgreich verteidigen. रूस का परमाणु परीक्षण, ट्रंप पर पुतिन का खौफ। रूस ने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 8 नवंबर को बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देशों के तहत परमाणु परीक्षण की संभावना पर काम शुरू हो गया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही कहा था अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू करेगा। लावरोव ने बताया कि 5 नवंबर को राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खुफिया एजेंसियों और नागरिक विभागों को यह निर्देश दिया था कि अगर अमेरिका व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि से पीछे हटता है तो रूस भी परमाणु परीक्षण की तैयारी करे। इधर रूस ने यह भी कह दिया है कि अगर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो रूस के विदेश मंत्री के साथ युद्ध विराम पर बात करना चाहते हैं तो अमेरिका को रूस की सभी शर्तें माननी पड़ेगी, तभी रूस की तरफ से बातचीत पर कोई शामिल होगा। जबकि दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने निर्देश दिया और इस पर रूस परमाणु कमांड सेंटर ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि रूस फिलहाल इस प्रक्रिया को तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर परख रहा है और जनता को समय आने पर परिणामों से अवगत कराया जाएगा। लावरोव ने दावा किया कि रूस केवल तभी परमाणु परीक्षण करेगा जब अमेरिका पहले कदम उठाएगा। लावरोव ने बताया
जबकि अब तक अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका 3 दशकों के अंतराल के बाद अपने परमाणु परीक्षण को फिर से शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा था, वॉशिंगटन अब बराबरी के आधार पर चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ परमाणु क्षमता को परखेगा। ट्रंप की इस घोषणा से दुनिया पर एक बड़ी परमाणु जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इससे परमाणु हथियारों की नई होड़ शुरू होने की आशंका जताई जा रही है और इसी पर सीधा जवाब अब रूस ने अमेरिका से मांग लिया है। Но в то же время обращает на себя внимание, что указанное мероприятие последовало за неоднозначными высказываниями президента США о намерении активизировать испытательную деятельность применительно к ядерному вооружению, якобы в ответ на некие равнозначные, как было сказано, шаги России и Китая. इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से लंबी दूरी की टॉम हॉक मिसाइलें आने का अब भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप ने एक भी टॉम हॉक मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी है और ना ही वो आसानी से देने वाले हैं। जबकि दूसरी तरफ 3 अक्टूबर 2025 से अब तक यूक्रेन के 27 इलाकों पर 5000 से ज्यादा हवाई हमले रूस कर चुका है। रूस के इन हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक और युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोशिश शुरू करने से पहले ही वो हारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने जिस युद्ध को रोकने की बात कही, उसमें शामिल जनरल दागालो ने एक बड़े शहर पर कब्जा करके ट्रंप को ही सीधे चैलेंज कर दिया है। कौन है जनरल दागालो और उसके मिलिशिया ने कैसे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, यह रिपोर्ट देखकर अब ट्रंप के भी पसीने छूट गए हैं। इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में हुआ है ऐसा नरसंहार जो गाजा से भी ज्यादा खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। इस युद्ध में जनरल दागालो दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज, दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ। इस फ्रंट पर गाड़ियां जल रही हैं, इतनी लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनको गिनना आसान नहीं। रोज सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं। यह है सूडान, दुनिया का सबसे नया फ्रंट, और यहां हुए नरसंहार ने दुनिया की बंद पड़ी आंखें बहुत देर से खोली हैं। अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में अचानक क्या हुआ कि दुनिया को अब समझ में आया है कि एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक नरसंहार यहां भी किया जा रहा है। क्योंकि जब यूक्रेन में रूस का वो युद्ध जारी है जिसमें जेलेंस्की रोजाना जमीन खोते जा रहे हैं, जब गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध विराम सुई की नोक पर टिका हुआ है, लेबनान, सीरिया जैसे फ्रंट के साथ यमन पर किसी भी वक्त इजराइल के बंकर बस्टर बम गिरने लगते हैं। इजराइल ईरान का मोर्चा तो लगातार एक्टिव है, बस बमबारी और मिसाइल लॉन्च होने की देर है। इतने सारे फ्रंट जिन्हें लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का खौफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट सूडान में छाया हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान में आखिर क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया के कई मोर्चों से है, कई देशों से है, कई ऐसी ताकतों से है जो दुनिया को अपने युद्ध से भस्म कर सकते हैं। लंबे वक्त से अस्थिरता की जमीन बन चुके सूडान में दो कमांडर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक तरफ है सूडानी सेना
और उसके चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, तो दूसरी तरफ है मिलिशिया RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स। इसका कमांडर है मोहम्मद हमदान डगालो। RSF को दारपुर में हुई हिंसा के लिए कुख्यात माना जाता है। इन दोनों कमांडरों की लड़ाई ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। दुनिया भर के युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब सूडान के 2 कमांडर बड़ी चुनौती बन गए हैं। أكيد القيادة الموجودة هناك بما فيها لجنة الأمن قدروا تقديرات بأنه يجب أن يغادروا المدينة نسبة لما تعرض 1990 में सूडान के लंबे समय तक शासक रहे ओमर अल बशीर को जनता के विरोध प्रदर्शन के बाद हटा दिया गया था। उसके बाद सूडान में संयुक्त सरकार तो बनी, लेकिन सेना के कमांडरों के बीच शुरू हुई ऐसी लड़ाई जो अब नरसंहार की वजह बन चुकी है। मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF को सूडान की सेना में शामिल किया जाना तय हुआ था, लेकिन 2023 में RSF के जनरल दगालो को लगा कि इस एकीकरण से उसका असर खत्म हो जाएगा। तभी से सूडान की सेना और RSF के बीच युद्ध शुरू हो गया है। इस वक्त सूडान के हालात ऐसे हैं कि जुल्म का हर रिकॉर्ड टूट चुका है। Hospitals, schools, as well as private properties of people, houses have been ransacked and burned down. This in addition to the very serious violations of human rights law. सूडान तेल, सोना और बहुत से खनिजों की तिजोरी माना जाता है। जाहिर है यहाँ चल रहे युद्ध के पीछे कई तरह की वजह शामिल है। इस वक्त सूडान की राजधानी खार्तूम, दारपुर और कई और इलाकों में भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडान में इस वक्त गाजा से भी ज्यादा खतरनाक मानवीय संकट जारी है। That Al-Fashir, the largest city of Darfur, is being besieged. And when I say besiege, I actually mean physically besieged, with the berm surrounding the city, with starvation being used as a weapon of war, with every single request to send humanitarian assistance into the city of Al-Fashir being rejected. अब समझिए कि सूडान के वो कमांडर जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके साथ आखिर कौन है, उनके खिलाफ कौन कौन है? क्योंकि सूडान की इस टक्कर में छुपा है अफ्रीका का सबसे खतरनाक युद्ध। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन यूनियन इस युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। युद्ध विराम की कोशिश फेल हो चुकी है। Despite commitments to protect civilians, the reality is that no one is safe in El Fasher. There is no safe passage for civilians to leave the city. There are also reports of large-scale atrocities perpetrated by the Rapid Support Forces in Bara. SAF यानी सूडान की सेना के साथ है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। रूस भी सूडान की सेना के साथ है। SAF के जनरल बुरहान को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मदद मिस्र और सऊदी अरब से मिल रही है। वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल दगालो के साथ है UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो जनरल दगालो को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, रणनीति भी वही बना रहा है। इसके अलावा युगांडा, चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान भी RSF के साथ है। सबसे खराब हालत पश्चिमी दारपुर के हैं। यहां पर RSF की चढ़ाई ने सूडान की सेना में खलबली मचा दी है। यहां मौजूद लाखों लोगों को डर है कि जनरल दगालो की फोर्स RSF उनका भी वही हाल करेगी जो सूडान में बाकी जगह किया गया है। Rivals report of widespread ethnically and politically motivated killing, indiscriminate violence affecting in particularly the most vulnerable. We have accounts of people with disabilities who were executed, who were killed
as they were unable to flee. But we also hear people that are trying to leave the city. अब ये समझने की जरूरत है कि सूडान में हो रहे नरसंहार में दोनों कमांडरों को जो मदद मिल रही है उसमें उनको अरब देश की मदद मिल रही है। तुर्की और ईरान भी एक पक्ष के साथ हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सूडान की सेना के साथ अब रूस भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आरएसएफ के साथ हैं। आरएसएफ पर ही इस वक्त सबसे ज्यादा खून खराबे का आरोप है। आरएसएफ पर दारफुर के लोगों के घर जलाने, मेडिकल कर्मियों की हत्या और सुरक्षित जगह के लिए भाग रहे लोगों पर फायरिंग का भी इल्जाम है। कुल मिलाकर ये जंग अब सूडान से भी ज्यादा अरब देशों का अखाड़ा बनती हुई नजर आ रही है। Protection concerns and the protection needs are tremendous. We see constant violations of international human rights law, of international humanitarian law. People report the killings, arrest and detention, very often tortured in detention, but also looting, extortion, and then in particularly affecting women and children, the gender-based violence, rape. इसमें कोई शक नहीं कि एसएएफ और आरएसएफ के बीच चल रही हुकूमत पाने की जंग ने सूडान को मौत, भूख और बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया है। अल-फाशर में 300 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, जबकि लाखों लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। लोग जानवरों की खाल और उनका चारा खाने तक को मजबूर हो गए हैं। सूडान में अब तक के युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इस युद्ध की वजह से करीब 1.5 करोड़ विस्थापित हो चुके हैं। गाजा के साथ साथ इतनी बड़ी त्रासदी अफ्रीका में होती रही और दुनिया आंख बंद करके देखती रही। सूडान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सूडान के 2 जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने इस अफ्रीकी देश को नरसंहार का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। Given the cataclysmic violence in Al-Fashir, states, especially those who have influence over the parties to the conflict, are put on notice that unless they act quickly and decisively, there will be more of the carnage and bloodshed and the atrocities that we have already witnessed. The Security Council's arms embargo is clear. The provision of continuing military support to sustain parties committing serious violations must stop. अब ऐसे में सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सूडान को लेकर क्या करने जा रहे हैं? क्यों वो इस जंग को वैसे ही देखते रहेंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन और गाजा की बमबारी को देखा है? डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तब अमेरिका का रुख आरएसएफ को लेकर बहुत सख्त था। अमेरिका ने माना था कि जनरल दगालो और उसका मिलिशिया सूडान में नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अमेरिका ने यह भी माना कि सूडान की सेना ने इस जंग में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में सूडान के युद्ध में दोनों जनरल ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं कि दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ, क्योंकि सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में ऐसा नरसंहार हुआ है जो गाजा से भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। जब 2023 में सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां से फौरन निकाल लिया था। खार्तूम दूतावास भी खाली करा लिया गया था। लेकिन अब यहां चल रही जंग ट्रंप के लिए बड़ा तनाव बन सकती है अगर उन्हें इसकी फिक्र सता रही हो। लेकिन गाजा में युद्ध विराम करवाकर ट्रंप 8 जंग बंद करवाने का दावा कर चुके हैं।